हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड एंट्रेंस 2021 के सॉल्यूशन के कुछ और क्वेश्चंस हम यहां पर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, मेंटल एबिलिटी और हिंदी के 2021 वाले यानी इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश के क्वेश्चन में यहाँ पर कराइए, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यानी कि इंग्लिश की ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम जो आपके इस पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। यानी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे इस वीडियो में उन्हें करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले देखिए, पहले यहाँ पर पार्ट हिंदी का है लेकिन हमें इंग्लिश वाले पर पहुँचना है। हिंदी के 50 और इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चन आते हैं और इनमें से कोई भी एक पार्ट आपको यहाँ पर चूज़ करना होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पर हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए सेक्शन है, आपके पास चॉइस होती है, या तो आप इंग्लिश अटैम्प्ट करें या आप हिंदी अटैम्प्ट करें। जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको ही आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट डैश नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको समझना है और इसका यहाँ पर आंसर देना है। व्हाट के बाद ब्लैंक है और फिर नेक्स्ट वीकेंड। विल यू डू, आर यू डूइंग, डू यू डू, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस जो है किस पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, किस पीरियड के बारे में बात कर रहा है। यानी कि आप पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है या फिर फ्यूचर की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है जिससे हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि ये किस टेंस की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वीकेंड यानी कि आगे की बात हुई है, मतलब फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर वाला हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, विल, आर, डू, नन। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं विल शैल का प्रयोग करके हम फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट वीकेंड। इसका मतलब हुआ कि आप नेक्स्ट वीकेंड क्या करोगे, ये व्हाट विल यू डू। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द क्लॉथ मर्चेंट हैज़ परचेज्ड 2 डैश ऑफ क्लोथ्स। अब यहाँ पर डैश के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा, बेल्स, बेल्स या बाइल्स या नन ऑफ दिस। इनमें से यानी कि क्लोथ के संदर्भ में कौन सा जो वर्ड है वो यहाँ पर फिट बैठेगा, ये आपको बताना है। देखिए जो आपका पहला वाला बेल्स है, BAILS, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो आपने देखा होगा कि किसी को सज़ा हो जाती है और फिर उसको जमानत मिलती है, तो ये वो वाली बेल है। ठीक है, इनकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है। जमानत, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में विकेट की जो गिल्लियाँ होती हैं उसको भी इसी स्पेलिंग से जाना जाता है। ठीक है, क्रिकेट की गिल्लियाँ और जमानत के लिए ये वाला बेल्स यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है द क्लॉथ मर्चेंट हैज़ परचेज्ड 2 डैश ऑफ क्लोथ्स। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि जो कपड़े का व्यापारी है उसने, मतलब 2 बहुत बड़े कहते हैं ना कपड़े के थान बड़े बड़े, तो ये यहाँ पर थान की बात हो रही है। या हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में एक बहुत बड़ा गट्ठर उसने कपड़े का खरीद लिए, 2 गट्ठर। तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ होता है, उसके लिए दोस्तों यूज़ होता है ये वाला बेल्स, BALES। ठीक है, कपड़े का थान या जो गट्ठर होता है उसको कहते हैं BALES। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही आंसर जो है वो सही हो जाएगा। द क्लॉथ मर्चेंट हैज परचेज्ड 2 बेल्स, ये वाला ही आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी जो है वो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव अ डैश रिजर्व्ड इन शताब्दी। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। आई हैव अ डैश, बर्थ, बर्थ, बर्थ या बर्थ। तो देखिए शताब्दी क्या है, आपकी शताब्दी एक ट्रेन है। ठीक है, तो ट्रेन में इसने यहाँ पर ये कहा है कि मैंने शताब्दी ट्रेन में एक बर्थ को रिजर्व कर लिया है। अब हमें बताना है कि वो कौन सा वाला बर्थ होता है, क्या BURTH होता है, क्या BIRTH होता है, क्या BERTH होता है। तो कौन सा वाला बर्थ है जो ट्रेन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए ये वाला बर्थ तो किसके लिए होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो जन्म होती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं हो सकता। BURTH ये वाला जो बर्थ है इसका मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो ट्रेन वाला बर्थ है वो होता है BERTH। तो यही आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई हैव रिजर्व्ड अ BERTH बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या है, ठीक है, तो ये देखिए हिंदी में जैसे आपके क्या होते हैं, अलंकार होते हैं, तो ये भी एक अलंकार का भेद है। और ये कौन सा वाला अलंकार है, हिंदी में आपको बताकर समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। ये आपका विरोधाभासी अलंकार है, विरोधाभासी
विरोधाभासी अलंकार। विरोधाभासी अलंकार में क्या होता है कि दो मतलब विरोध वाले शब्द, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ मिलाकर बोल दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है आपका ऑक्सीमोरोन या विरोधाभासी अलंकार होता है। जैसे सेम डिफरेंस, हाँ बिल्कुल सेम भी है और डिफरेंट भी है, दोनों शब्द को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो क्या होगा, ये विरोधाभास होगा। ऑर्गेनाइज्ड मैस, देखिए कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो और एकदम वो मैस हो मतलब बिखरी हुई हो, तो इसको एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो फिर ये भी आपका यहाँ पर विरोधाभासी होगा। कंट्रोल्ड चाउस, यानी कंट्रोल हो और भीड़ भी हो, क्या भीड़ कभी कंट्रोल होती है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये तीनों ही आपके ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभासी के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या होंगे, देखिए जैसे कहते हैं कि अलोन टुगेदर, अलोन टुगेदर भी इसका एक एग्जांपल है किसका, ऑक्सीमोरोन का। अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलंकार को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। खैर इंग्लिश वाले हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इतना तो जानते ही होंगे। कहते हैं प्रिटी अगली, प्रिटी अगली, कई लोगों को सुना होगा प्रिटी अगली, अंग्रेज लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स। ठीक है, ओपन सीक्रेट या सेम डिफरेंस, इस तरह के, या कहते हैं कि जेंटल पेन, जैसे कहते हैं ना कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है, तो वो क्या है, वो विरोधाभासी है। तो मीठा दर्द नहीं हो सकता है, दर्द तो दर्द है, और जो मतलब आरामदायक चीज़ है उसके लिए यहाँ पर मीठा यूज़ किया जाता है, मतलब अच्छे के लिए यहाँ पर मीठे वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल होते हैं। ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभासी, यानी जो शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो और एक साथ यूज़ किए जाते हो, वहाँ पर आपका ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हर मदर डैश इन एशिया, हर मदर डैश इन एशिया इज़ बॉर्न, बॉर्न, वॉज बॉर्न या हैज़ बीन बॉर्न। तो देखिए आपने, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार आपके सामने आया होगा। जैसे ये आप इंग्लिश में ऐसे वगैरह पढ़ते हैं या कोई भी किसी भी महापुरुष की जीवनी वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें भी आता है कि जैसे द गांधी जी वॉज बॉर्न इन दिस, ठीक है, 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, और फिर ये पास्ट की भी बात है, कोई जन्म लेता है तो पास्ट में लेता है, अभी नहीं। तो यहाँ पर मदर की बात की है, उसकी माँ कहाँ पर पैदा हुई, वाज बॉर्न इन एशिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग अ सफिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग अ सफिक्स, एक सफिक्स को ऐड करके कौन सा प्लूरल यहाँ पर बनाया जा सकता है, बॉक्स, टैक्स, मैक्स या ऑक्स। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है, इसने ये नहीं बताया कि क्या सफिक्स ऐड करना है। तो यहाँ पर जब इसको मैंने देखा, एनालाइज किया, तो यहाँ पर ई एन ये आएगा। ठीक है, यानी ई एन सफिक्स कौन से वर्ड में यहाँ पर ऐड किया जाए जिससे उसका प्लूरल बन जाए। तो बॉक्स में अगर ई एन जोड़ेंगे तो बॉक्सन बनेगा, जब बॉक्सन इसका प्लूरल नहीं होता है, टैक्सन भी नहीं होता है, मैक्सन भी नहीं होता है। ऑक्स जो होता है, ऑक्स का प्लूरल आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, ऑक्स का प्लूरल आपका ऑक्सन होता है, ऑक्सिस नहीं होता है, ऑक्सन होता है। तो इसका आंसर वैसे तो डी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी इसलिए इसके जो मार्क्स हैं वो सबको यहाँ पर दिए गए थे। वैसे अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से आएगा, सफिक्स ई एन इसमें ये लगाना भूल गए इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, हैव द बॉयज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हैव द बॉयज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो अगर हम इसको सिंपली अगर अफर्मेटिव बना लें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्या बनेगा, द बॉयज हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो हैव को पहले यहाँ लगा लें, उसके बाद इसका पैसिव वॉइस बना लें। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट बनाइए, सबसे पहले दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हैव है तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से है, तो दिस क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से आएगी। तो दिस क्वेश्चन के साथ आएगा आपका हैज़, दिस क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड बाय द बॉयज़, ये तो आपका नॉर्मल बन जाएगा दिस क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो हैज़ जो है वो आपका स्टार्टिंग में आएगा। तो हैज़ दिस क्वेश्चन, हैज़ दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द बॉयज़, ये इसका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैज़ दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द बॉयज़, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए,
सॉरी इसमें बीन, अच्छा हैज़ हैव है लगा हुआ है, तो फिर आपका क्या आएगा, हैज़ बीन हैव बीन इसमें आ जाएगा। तो हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द बॉयज़, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द बॉयज़, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, आपका इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज की लर्निंग जो है वो उसका क्रम क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बता देता हूँ, इसको आप याद रखना। LSRW। सबसे पहले मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो लिसनिंग करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1 लिसनिंग। उसके बाद क्या करता है, वो स्पीकिंग करता है, बोलना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पर स्पीकिंग आता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका रीडिंग, और उसके बाद आता है आपका राइटिंग। ठीक है, तो LSRW ये आपका लैंग्वेज लर्निंग का पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो लिसनिंग से होता है। ऑप्शन जो ए डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज कोवर्ड। अच्छा, कोवर्ड के बारे में पूछा है। कोवर्ड मतलब आप जानते हैं कायर। ठीक है, तो कायर क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, या फिर कंजक्शन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत क्या है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। एक तो ये वर्ड होगा कोवर्ड, एक है आपका COURAGE, करेज। ठीक है, करेज का मतलब यानी कि साहस। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके नाउन है या फिर ये किसी की विशेषता है या फिर ये एडजेक्टिव है। तो दोस्तों ये जो दोनों ही वर्ड हैं ये आपके नाउन है, ये आपके एडजेक्टिव नहीं है। अगर इनका आपको एडजेक्टिव बनाना है तो कोवर्ड में आपको यहाँ पर ली लगाना पड़ेगा, कोवर्डली। और करेज के लिए जो आपका एडजेक्टिव होता है करेज का वो होता है करेजियस, इसमें OUS आपका और लगेगा, तब ये आपका एडजेक्टिव बनेगा। अभी जो ये कोवर्ड और करेज है ये सिंपली आपके नाउन होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। डेरोगेटरी, डेसिकेशन, डिसेंडेंट, या फिर डर्मेटिटिस। तो इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपका गलत लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। तो देखिए डेरोगेटरी जो है उसकी स्पेलिंग आपकी क्या होती है, उसकी स्पेलिंग होती है आपकी DEROGA, डेरागेटोरी होती है, TORY, ये होता है इसकी सही स्पेलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है अपमानजनक तरीके से, यानी किसी का अपमानजनक तरीके से डील करना, ट्रीट करना, ये डेरोगेटरी होता है। तो यही आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ड्राई करना, कम्प्लीटली ड्राई करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कम्प्लीटली ड्राई करना डेसिकेशन कहलाता है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका वर्ड है डिसेंडेंट, इसका मतलब होता है वंशज। ठीक है, वंशज जो आपके होते हैं, जैसे आपसे कोई कहे कि जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो आज कहाँ हैं, या आपकी क्या है एक बीमारी होती है, इसमें स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब जलन और थोड़ा स्किन रेड रेड हो जाती है। तो ये भी इसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। स्पेलिंग आपकी डेरोगेटरी की गलत थी, तो यहाँ पर हमने उसकी स्पेलिंग भी लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। दे आर वेरी रूड पीपल, ही डज नॉट लिसन टू मी, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है। ये जो सेंटेंस है ये पूरा नेगेटिव है। क्या दूसरा वाला देखते हैं, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम। अच्छा, तुम इसे बहुत जल्दी कर सकते हो, यानी बिल्कुल भी टाइम लगाए बिना। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस ही होगा। ये भी आपको पॉजिटिव में ही आएगा। ये जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हार्ड इन द सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पर पूछा है कि हार्ड में पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है। रीमा इज़ वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो इसमें जो हार्ड है वो क्या है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है। तो हार्ड जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, हार्ड आपकी विशेषता बता रहा है ही वर्किंग। रीमा इज़ वर्किंग, अगर इतना लिखें कि रीमा काम कर रही है और इसने कह दिया कि रीमा कैसा काम कर रही है, तो रीमा हार्ड वर्क कर रही है, मतलब रीमा जो है कठिन कार्य कर रही है। तो कार्य की यानी कि इसने किसकी, वर्ब की यहाँ पर विशेषता बताई है, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वर्ड्स वो होते हैं आपके एडवर्ब। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऊपर आएगा। द बंच ऑफ कीज डैश केप्ट इन दिस ड्रॉअर। आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा, या ऑल ऑफ दीज सभी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपको बताना है। यहाँ पर
ये जो है लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक गुच्छे की बात की गई है, बहुत सारी चाबियों की बात नहीं की गई है, चाबियों के एक गुच्छे की बात की गई है। तो इसको हम क्या लेंगे, एज ए सिंगुलर यहाँ पर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इज आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। द बंच ऑफ कीज इज केप्ट इन दिस ड्रॉवर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। पहला है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, बताइए इसमें क्या गड़बड़ है। माई सिस्टर ब्रॉट अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस फॉर मी। ऑप्शन सी, वी शुड नॉट शो जीलस व्हेन अदर आर सक्सेसफुल। ऑप्शन डी, माई वॉच स्ट्रैप इज वाइट इन कलर। तो यहाँ पर देखिए क्या किस में क्या गलती है ये आपको बताना है। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन जो है वो आपका किसका प्लूरल होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये प्लूरल है, इसमें हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो ये वर्ड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में क्या कोई यहाँ पर गलती है। माई सिस्टर ब्रॉट अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस, पेयर ऑफ सन ग्लासेस की बात की गई है। जो चश्मा है उसको हम कभी भी सिंगल सन ग्लासेस यूज़ नहीं करते हैं। तो पेयर ऑफ सन ग्लासेस क्या यहाँ पर सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वी शुड नॉट शो जीलस व्हेन अदर्स आर सक्सेसफुल। हमें मतलब ईर्ष्या नहीं दिखानी चाहिए जब जो दूसरे लोग हैं वो सक्सेसफुल हों, सफल हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए क्या आप जीलस यूज़ करेंगे। देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका जेलस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक होता है आपका एनवी, ENVY। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है आपका, इसको मैं बता देता हूँ। तो जीलस जो है ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है और एनवी जो है ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है। जेलस आपका अक्सर यूज़ होता है कि जब कोई आपका चाहने वाला किसी दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे, और तो जो आपके मन में फीलिंग आती है गुस्से वाली, घृणा वाली, उसको कहते हैं जेलस। जो ईर्ष्या आपके मन में, जलन आपके मन में होती है, तब उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, जेलस कहा जाता है। अक्सर महिलाओं में ये देखने को मिलता है जब उनके हस्बैंड या उनके चाहने वाले किसी दूसरी की ओर झुकना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनके मन में ये फीलिंग्स आ जाती है। एनवी का मतलब क्या होता है, एनवी होती है किसी की प्रोग्रेस को देखकर हमारे मन में जो ईर्ष्या आती है, जो जलन होती है कि भाई ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, हमारे मन में जलन हो गई। किसी ने अच्छा मकान बना लिया, हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तो ये जो चीज़ है, या किसी की नौकरी लग गई तो हमें क्या हुई, जलन हो गई। तो ये जो फीलिंग है ये आपकी एनवी कहलाती है। और जो महिलाओं में जो आपकी मैंने स्टार्टिंग में बताई है वो आपकी जेलस। तो यहाँ पर जेलस नहीं आएगा, यहाँ पर आपका एनवी आएगा, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। डी देखिए लास्ट, माई स्ट्रैप्स वॉच, माई वॉच स्ट्रैप। अब देखिए एपॉस्ट्रॉफी एस का जो यूज़ है वो हम जो आपकी निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके साथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ नहीं करते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा टेबल्स लेग, क्या आपने देखा है कहीं टेबल्स लेग? नहीं देखा होगा। आपने ये तो ज़रूर देखा होगा राम्स बुक। तो लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते। तो लेग ऑफ टेबल या स्ट्रैप ऑफ वॉच यहाँ पर आएगा। ठीक है, वॉच स्ट्रैप कुछ भी नहीं होता है। तो स्ट्रैप ऑफ वॉच इज़ वाइट इन कलर, तो ये यहाँ पर सही होना चाहिए था। तो यहाँ पर पूछा है कि सही एक्चुअल में है क्या, तो सही मैंने आपको बताया ऑप्शन बी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, माई सिस्टर ब्रॉट अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस फॉर मी। Next question, question number 15. Have a piece of cake. Which kind of sentence is this? Have a piece of cake. Affirmative, interrogative, exclamatory या फिर imperative. तो have a piece of cake ये आपका कैसा सेंटेंस है ये आपको बताना है। तो जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहले इसका आंसर देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ कि ये क्या है। तो हैव अ पीस ऑफ केक ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो ये वाक्य कौन से होते हैं, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें हमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, जिनमें हमें कोई एडवाइस दी गई हो, या जिनमें हमने किसी से कुछ रिक्वेस्ट की हो, वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये तो लिखा ही हुआ है हैव अ पीस ऑफ केक। इसके अलावा एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। गो विद राम। तो यहाँ पर क्या है, किसी से मतलब ऑर्डर दिया गया है कि तुम राम के साथ चले जाओ। या फिर ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
रिक्वेस्ट की गई है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर की मुझे एक गिलास पानी ला कर दे दो। डोंट एवर टच माई फ़ोन, कभी भी क्या है मेरे फ़ोन को टच मत करना। ये किस सेंस में कहा गया है, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट ही की गई होगी कि रिक्वेस्ट, या फिर ऑर्डर भी दे सकते हैं कि मेरे फ़ोन को कभी भी तुम टच मत करना। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि मतलब कोई परेशान है तो हमने उससे पूछा कि प्लीज़ टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो ये पूछा गया है ये क्या है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। उसके अलावा जैसे किसी को एडवाइस देनी हो कि नेवर टेल ए लाई, ठीक है, या डोंट प्लग द फ्लावर्स, इस तरह की जो एडवाइस दी जाती है वो भी आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही आती हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, जैसे जिनमें ओ, आह, अलास और रा, इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, मतलब एकदम आश्चर्यजनक तरीके से कोई चीज़, ये बहुत अच्छी बिल्डिंग देखी, अरे वाह क्या शानदार बिल्डिंग है, तो जो हिंदी में विस्मयबोधक जिन्हें बोलते हैं वो आपकी एक्सक्लेमेटरी होती है। इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, चेंज इट इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी मैंने अभी आपको बताया है। सबसे पहले तो ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस में आपका एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में से कोई सा आपका आंसर होगा, ये नहीं हो सकता है आंसर। तो व्हाट अ ब्राइट सनी डे इट इज़, इट इज़ ए ब्राइट सनी डे। सिंपल सेंटेंस की तरह इसको कभी भी नहीं बनाते हैं। जैसे हमने बहुत ही शानदार बिल्डिंग देखी थी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज़, इस तरह से ये सेंटेंस आपके बनाए जाते हैं। तो व्हाट से जो स्टार्ट हो रहा है लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब यही आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको रॉन्ग सेंटेंस बताना है। माई पर पैरट इज़ मोर नॉइजियर देन माई डॉग, जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लानट, मोहन इज़ द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन इंडिया। यहाँ पर देखिए डिग्री का यूज़ करके आपसे पूछा है कि रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है, यानी कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें डिग्री का गलत यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो आपका ऑप्शन है, माई पर पैरट इज़ मोर नॉइजियर देन माई डॉग, तो देखिए ये आपकी यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है। तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ कभी भी हम मोर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि नॉइजियर तो ऑलरेडी आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसमें यहाँ पर हमें मोर नहीं लगाना था, इसलिए यही आपका क्या है, रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जुपिटर इज़ बिगेस्ट इन द प्लानट, सारे प्लानट में, क्योंकि जुपिटर आपका जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। इसी तरह से ऑप्शन सी, मोहन इज़ द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन काइंडेस्ट, मोहन पूरी क्लास में सबसे दयालु लड़का है, तो पूरी क्लास में सबसे दयालु है, यानी उससे दयालु कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ हुई है। और माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन इंडिया, तो एल्डर ब्रदर देखिए मुझसे बड़ा भाई, और सबसे बड़ा जो होगा उसके लिए तो एल्डेस्ट आएगा, ठीक है, और जो आपका हमसे बड़ा है और किसी बड़े से छोटा है तो उसके लिए यहाँ पर हम एल्डर ब्रदर, जनरली हम ब्रदर जो बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होती हैं, उनके लिए हम एल्डर ब्रदर का ही यूज़ करते हैं। तो ये भी सेंटेंस आपका यहाँ पर करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वो आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोनाउन डैश इज़ यूज्ड फॉर सेकेंड पर्सन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा प्रोनाउन ऐसा है जो आपका सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर आपको सारे बता देता हूँ। देखिए 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आपके यूज़ होते हैं, आई और वी। सेकंड में आपका एक ही यूज़ होता है, यू, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और थर्ड में आपके ही, शी, इट, दे जो भी होते हैं वो सारे बाकी आपके थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फर्स्ट और सेकंड से ही पूछ लेगा, या इनमें से ही, शी, इट, दे, इनमें से कोई भी दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि ये प्रोनाउन कौन सा पर्सन है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड पर्सन के लिए हम ओनली यू का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बर्ड्स फ्लाई, हियर फ्लाई इज़। अच्छा, यहाँ पर एक आपको सेंटेंस दिया है बर्ड्स फ्लाई, इसे पूछा है फ्लाई क्या है, ट्रांजिटिव वर्ड है, वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट वर्ब है, या फिर नॉन इन्फिनिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अगर मैं हिंदी में आपसे कहूँ तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है, और जो आपकी इंट्रांजिटिव है वो है आपकी अकर्मक क्रिया। इससे आप आसानी से नहीं याद रख सकेंगे अगर आपने हिंदी थोड़ी सी भी पढ़ रखी है। सकर्मक जिसमें मतलब कर्म, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट,
तो जिन सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे, और जिनमें आपको कर्म यानी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इनमें जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा वो आपके इनट्रांजिटिव वर्ब में आ जाएंगे। तो ये इसकी यहाँ पर पहचान हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बर्ड्स फ्लाई, तो आपको यहाँ पर क्या कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? तो यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये जो होगी ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद हम तुरंत कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाना था तो फिर हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि बर्ड्स फ्लाई कहाँ पर उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है, तो फिर हमें यहाँ पर इन द स्काई यानी प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। तो ये आपकी यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी विच इज़ ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस बताना है कौन सा। स्नेहा इज गोइंग टू स्कूल, पारुल एंड राम प्ले टेनिस इन द इवनिंग, द बॉय क्राइज व्हेन ही इज़ हंग्री, आई हर्ट माई नीज। तो यहाँ पर बताना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, यानी जिसमें प्रेजेंट की बात है और काम चलता हुआ दिखाया गया है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पारुल एंड राम प्ले टेनिस इन द इवनिंग, ये खेलते हैं, ठीक है। तो ये अभी खेल नहीं रहे हैं, यहाँ पर ऐसा पूछा है जो हो रहा हो और प्रेजेंट में हो रहा हो, ये खेलते हैं यहाँ पर इसका आएगा। ताहत ये बिल्कुल। द बॉय क्राइज व्हेन ही इज़ हंग्री, बच्चा रोता है जब वह भूखा होता है, मतलब रो नहीं रहा है। द बॉय इज़ क्राइंग अगर होता तो फिर ये आपका यहाँ पर क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि बच्चा रोता है जब वो भूखा होता है। आई हैव हर्ट माई नीज, तो ये तो आपका यहाँ पर पास्ट में चला गया, ठीक है, पीछे की बात हो रही है कि मैंने अपने घुटने को हर्ट कर लिया है, नुकसान पहुँचा लिया है। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ब्रेक, ब्रेक का पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म की बात हुई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ब्रेक की आपकी फर्स्ट फॉर्म दोस्तों ब्रेक ही होती है, दूसरी सेकंड फॉर्म जो है वो होती है आपकी ब्रोक, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होती है आपकी थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आपकी कौन सी है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये आपकी थर्ड फॉर्म होती है। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्टिसिपल कहते हैं आपकी थर्ड फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एवरी वीकेंड माई सर्वेंट पुट द ट्रैश कैन डैश फॉर गार्बेज कलेक्शन, यानी हर वीकेंड को मेरा सर्वेंट ट्रैश कैन, अच्छा गार्बेज जो कूड़े की कैन है उसको दे देता है गार्बेज कलेक्शन के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर पूछा है कि क्या प्रीपोजिशन आपकी जो है यूज़ होगी, क्या फ्रेज़ यहाँ पर यूज़ होगा। पुट के साथ यहाँ पर क्या आना चाहे, क्या अप आएगा, एट आएगा, इनटू आएगा या फिर आउट आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो कूड़ा है उसको मतलब जो सफाई वाले आते हैं उनको दे देता है, गार्बेज कलेक्शन के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पर यानी कि किस कूड़े को हटाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा आपका पुट आउट। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आज की वीडियो में हम सिर्फ ओनली 25 क्वेश्चंस ही करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 23 आपका देखिए, वी हैव टू लीव द स्लीपर्स डैश द डोर व्हेन वी एंटर द टेम्पल। तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, प्रीपोजिशन बतानी है। इन आएगा, इन द डोर, ओवर द डोर, टू द डोर या फिर बाय द डोर। तो इन चारों में से यहाँ पर क्या दोस्तों आएगा, तो आपको बताना वी हैव टू लीव द स्लीपर। देखिए अब यहाँ पर दो में कन्फ्यूज़न होता है, एक तो होता है आपका बाय द डोर, तो खैर आपने कम सुना होगा। एक तो होता है आपका एट द डोर, एक होता है आपका बाय द डोर। तो इनमें यहाँ पर क्या यूज़ होगा, देखिए एट द डोर का मतलब क्या है, इन दोनों को आप थोड़ी सी गहराई से समझिए। मैं दो सेंटेंस के थ्रू आपको यहाँ पर समझाता हूँ, दो एग्जाम्पल के थ्रू। अगर कोई गेट पर खड़ा है और हमारा वेट कर रहा है, मतलब गेट पर खड़ा है और अंदर आना चाहता है, लेकिन पोजीशन क्या है उसकी, अभी रुका हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं एट द डोर। द बॉय इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, यानी वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, खड़े होने की बात है, रुकी हुई पोजीशन में है वो वहाँ पर, तो तब हम यूज़ करेंगे एट द डोर। द मदर इज़ एट द डोर या द बॉय इज़ एट द डोर, जो मैंने आपको बता दिया है। बाय द डोर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं कि जब हम मोशन में हो मतलब काम चल रहा हो, बात जो है वो किसी काम के रुकने की ना हो रही है। जैसे यहाँ पर तो वो तो बॉयज़ एट द डोर मतलब वो रुका खड़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात चलने की आती है तब हम यूज़ करते हैं बाय द डोर। कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को समझिए, वी हैव टू लीव द स्लीपर्स, हमें अपनी चप्पल छोड़ देनी चाहिए। कहाँ पर,
दरवाजे पर जब हम एंटर करते हैं टेम्पल में। तो यहाँ पर कहीं भी दरवाजे पर रुकने की बात नहीं की है, ये कि जब हम दरवाजे से पास होकर जाएंगे तो हमें अपनी चप्पल यहाँ पर छोड़ देनी होगी गेट के पास। यानी कि हम रुकने की बात कहीं नहीं है, जाने की बात है। पास हो रहे हैं तो बाय द डोर का यूज़ यहाँ पर करेंगे कि व्हेन वी हैव टू लीव द स्लीपर्स बाय द डोर। अब यहाँ पर बाय द डोर आएगा क्योंकि हम चप्पलों को छोड़ते हुए मंदिर में अंदर चले जाएंगे व्हेन वी एंटर द टेम्पल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको यहाँ पर बताना है। द पीएन ओपनड द गेट, बाय whom was this done? The wounded man was being helped by the boys। ठीक है। अ डार्क क्लाउड वॉज सीन बाय मी। तो ये दोनों तो आपने देखते ही पहचान लिए होंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इसमें हो रहा होगा, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। इसका मीनिंग समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। बाय होम वॉज दिस डन, किसके द्वारा यह काम किया गया। यहाँ पर सीधा सीधा नहीं बोला है कि यह काम किसने किया, बल्कि ये लिखा है कि किसके द्वारा यह काम किया गया है। तो ये भी आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। एकमात्र बचा यही आपका एक्टिव वॉइस है। द पीएन ओपन द गेट, यानी चपरासी ने गेट खोला। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज नॉट यूज्ड बोथ एज प्रपोजिशन एंड कंजक्शन येट, सिंस, अनटिल, आफ्टर। तो सिंस जो है वो आपका कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों की तरह यूज़ होता है। अनटिल जो है वो भी आपका प्रीपोजिशन और कंजक्शन की तरह यूज़ होता है। आफ्टर भी आपका कंजक्शन और प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होता है। लेकिन जो आपका येट है वो आपका ओनली कंजक्शन की तरह यूज़ होता है, प्रीपोजिशन की तरह यूज़ नहीं होता है। तो इसने यही पूछा है विच वर्ड इज़ नॉट यूज्ड एज बोथ प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो येट आपका ओनली कंजक्शन की तरह यूज़ होता है, प्रीपोजिशन में यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं 2021 एमएड के, और बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।